आप यमन के कौंसल जनरल हैं, आपकी अहलिया जमाइका की कौंसल जनरल है, आपके बेटे पोलैंड के कौंसल जनरल हैं, आपके भाई मराकश के कौंसल जनरल हैं, आपके भतीजे किसी और मुल्क के कौंसल जनरल हैं। ये सारे कौंसल जनरलों के आपस में क्या तल्लुकात हैं और ये सारी फैमिली को कैसे ये सफारती ओहदे मिल गए? देखिए, ये दो ममालिक के माबैन अपॉइंटमेंट होता है। उनका मेन मकसद ये होता है कि उस इलाके के जो लोग हैं, जो नंबर लोग हैं, जो ट्रेड और इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बढ़ा सकते हैं दोनों ममालिक के माबैन, कल्चरल रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। फिर एक बहुत ही तवील और कम्बरसम तरीक़ाकार है जिसके तहत उनकी क्लियरेंस होती है और प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब फिर फाइनली एग्जीक्यूटिव करते हैं। आप यमन के कौंसल जनरल कैसे बने? बड़ा दिलचस्प सवाल है सुहेल भाई। बात ये थी कि जब यमन के सदर आए अब्दुल्ला बिन सालेह, जिनका इंतकाल हो गया, आपको पता होगा, उन्हें शहीद कर दिया गया था, तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि यमन की पाकिस्तान की ट्रेड तो कुछ भी नहीं है, तो आपके नुमाइंदगी हो कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में, यहाँ बिजनेसमैन। तो उन्होंने कहा यस, गुड आइडिया, आप हमें कोई तजवीज़ करें। तो मुशर्रफ साहब ने मेरा नाम तजवीज़ किया था। मैं उनसे फेडरेशन के नाते मुलाकात रहती थी। तो क्या पाकिस्तान और यमन के कारोबारी जो तल्लुकात हैं उसमें कुछ इजाफा हुआ आपके आने से? तीन चीज़ें हुई हैं। पहले तो मैंने यमन, क्योंकि ऑयल एंड गैस की कंट्री है सुहेल साहब, लिहाजा पाकिस्तान की PPL के 3 तेल के कुओं में सरमायाकारी मैंने करवाई थी, तीनों में तेल निकला। तो पाकिस्तान की PPL का जो इन्वेस्टमेंट था वो माशाल्लाह कई गुना चला गया। बेग साहब, आप तो मिडिल क्लास घराने से तल्लक रखते थे, बैंक में नौकरी की, क्या आपके पास गिदड़ सिंगी आई कि आप सनतकार बन गए, दौलतमंद हो गए? क्या तरीका अपनाया? मैं सेल्फ मेड हूँ सुहेल साहब, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी सेल्फ मेड। मैं और इश्तियाक, हम 2 भाई हैं और हम दोनों सेल्फ मेड हैं। मैं बैंक में था, मिडल ईस्ट बैंक में, वहाँ से फिर हमने रिज़ाइन किया, हालांकि वहाँ अल्लाह ने बहुत तरक्की दी थी। इश्तियाक इंजीनियर थे, शारजा शिपयार्ड से रिज़ाइन करा और फिर हमने अपने जो जमा पैसे थे 5-6 लाख दिरहम, उससे फ़ोटो मैजिक के नाम से एक बिज़नेस शुरू किया था। फिर मैं ये मशीन का जब एडवर्टीज़मेंट आया तो मैं जाके जापान में वाकायामा एक सिटी देख कर आया, तो मेरी तो आंखें खुल गई। तो जो पैसे थे हमने उससे पहली ब्रांच खोली फ़ोटो मैजिक की UAE में, अपना शारजा में। फिर हम खोलते गए तो हमारे 25 शोरूम्स माशाल्लाह UAE में थे। हमने जो बैंक से पैसे से लिए थे वो 6 महीने में दे दिए, उसके बाद पैसे ही पैसे आते रहे। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं मुल्क में आके कुछ करूं। तो आपको सुन के खुशी होगी कि मैंने उस वक्त $6 मिलियन भेजे थे दुबई से और यहाँ हमने बेग स्पिनिंग में लगाई। ये क्लोज यूनिट था बवानीस का, और फिर पाक डेनिम बनाई, फिर उसके बाद हमने पाक गल्फ लीजिंग कंपनी बनाई। ये सब लिस्टेड कंपनी से स्टॉक एक्सचेंज पे, और माशाल्लाह उन्होंने प्रॉफिट्स दिखाए। तो वहाँ से फिर हम मुल्क से बाहर गए, मोरक्को में हमने बिज़नेस शुरू किया, गारमेंट्स का भी था, जॉर्डिश के साथ जॉइंट वेंचर था, डेनिम की बिज़नेस में गए। बेग साहब, लेकिन अब तो इंडस्ट्री आपने बंद कर दी। नहीं, हमने, हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर से, हार्वर्ड से और बेहतरीन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ से, और इश्तियाक का बेटा UK से पढ़ के आया है, ये ट्रेडिशनल बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। इन्होंने कहा जी टेक्सटाइल, लेदर, ये वो नहीं। इन्होंने 3 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे और शर्त ये थी ये 3 करते हैं तो हम आ जाते हैं। तो फिर हमने बैठ के बात की, तो हमने उनके सेक्टर्स को में लॉजिकल पाया। पहला सेक्टर था उनका रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, दूसरा उनका था IT, और तीसरा उनका था हेल्थ केयर। बेग साहब, आप ताजरों की और सनतकारों की जो सियासत है उसमें भी रहे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो फेडरेशन है उसके नायब सदर भी रहे, सीनियर नायब सदर। तो ये फरमाएं कि क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्री को और तजारत को एक ऐसा लगता है कि रुकावट आ गई है, कोई बहरान का शिकार है, कैसे निकल सकते हैं? हमें सनत को बचा के फैलाना नहीं आ रहा। हुकूमत की तरजीहात में सनत का फ़रोग़ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ये सनत जिसमें टेक्सटाइल की मेन सनत है, क्योंकि हमारे पास कॉटन की एक अच्छी फसल है,
बड़ी मुश्किल से 76 सालों में यहाँ तक पहुँची है। हम 18-20 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं, चौथे नंबर में कॉटन की पैदावार है और दुनिया में एक नाम बना है पाकिस्तान की टेक्सटाइल का। हम जब डेनिम में थे तो तमाम बड़े ब्रांड्स यहाँ बनते थे, उनका फैब्रिक मैं बात कर रहा हूँ। और दुनिया में कहीं पे भी स्टिचिंग होती थी, चाहे मोरक्को में हो, बांग्लादेश में हो, तुर्की में, फैब्रिक हमारा जाता था। इसको कहते थे नॉमिनेशन, हमारा फैब्रिक नॉमिनेट होता था। तो उस सनत को वो पिट गई है, 20-25% बंद हो रही है। बिजली की कीमतें इतने ज़्यादा, गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, मार्कअप 25% 24% हो गया है, IPPs ने जान निकाल दी है। बेग साहब, बड़े कम सनतकार हैं जो बराह रास्त सियासत में आए। आप बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, फिर अभी आप कराची से रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए हैं। तो ये तजर्बा कैसे रहा, एक सनतकार का किसी सियासी जमात में होना और वहाँ अपनी बात करना कितना मुश्किल है? देखिए, मेरा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मैं उन्हीं के कहने पे सियासत में आया। उन्हीं के औकात में जब वो 2 बार वज़ीर आज़म रही हैं, उन्होंने अहम अहदों पे मुझे KSC का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, PSO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टेक्सटाइल सिटी का चेयरमैन। मैं इलेक्शन वगैरह से बहुत घबराता था और लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन 2002 में दुबई में उन्होंने कहा कि इख्तियार में चाहती हूँ कि आप इलेक्शन लड़ें। मैं बीवी मैं तो ज़्यादा ये तो सेनेटर बना दे। तो कह रहे भाई सेनेटर का सफ़र है, पहले आप कौमी असम्बली के लिए मैं आपको कह रहे हैं। तो उस वक्त फिर वो बैठे हुए थे, अमीन फ़हीम, रज़ा रब्बानी, नाहिद खान वगैरह। उन्होंने कहा बेग साहब वो कह रही हैं तो आप ना करना बनता नहीं है। मैंने हाँ कह दी। 2002 का इलेक्शन लड़ा, अच्छे वोट लिए, पर 2008 में जब टिकट लंदन में दिया तो उनकी एक ख्वाहिश थी, वो इतनी बड़ी ख्वाहिश मेरे लिए बन गई वो कि मैं उस बोझ में था, लेकिन साथ नहीं दिया वक्त में। उन्होंने कहा है बिलावल हाउस आपके हलके में है, मैं चाहती हूँ ये सीट आप जीतें, ये बिलावल हाउस का हलका हो। तो मैंने कहा बीवी मेरा वादा है आपसे, ये सीट आपको मैं इलेक्शन वाले दिन शाम में आके पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सलीम जिया को विड्रॉ करवाया उन्होंने और हमने उनको फिर सूबाई कैंडिडेट अपने साथ लेके इलेक्शन लड़ा। बीबी शहीद हो गई, टूटे फूटे हुए इलेक्शन लड़ा हमने और उस वक्त भी 55,000-53,000 के करीब वोट मैंने लिए थे। हमारी PPP की और MQM की कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, तो कोलिशन में उनकी शर्त थी कि केस विड्रॉ कर दें। तो मेरा केस जजमेंट थी उस दिन, आधे घंटे के बाद तो फिर जरदारी साहब का फ़ोन आया, रुखसाना बंगश का फ़ोन आया, कायम अली शाह ने बुला लिया और सोमरा साहब हमारे ला मिनिस्टर थे, कहते हैं घर से नाश्ते पे चले। बस वो नाश्ता ऐसा हुआ कि विड्रॉ करवाया मुझसे। तो मेरा बहुत टूट गया था, मैंने कहा अब नहीं लड़ना मैंने। तो फिर मैं इलेक्शन के लिए, अभी बिलावल साहब आए घर पे डिनर पर, 2.5 घंटे रहे, तमाम कौंसल जनरल से मिले, वो अमेरिकन कौंसल जनरल, ब्रिटिश कौंसल जनरल टेबल पे यहीं पे थे और उन्होंने कहा आपने इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा सर मैं तो कैनेडियन सिटीज़न। कहते हैं विड्रॉ इट। तो मैंने कहा अच्छा आप कहते हैं तो सही है। तो अंदर जाके बेगम ने कहा ये क्या वादा कर लिया आप? मैंने भाई अब कर लिया, इलेक्शन लड़ना है, बीवी से वादा पूरा करना है, ज़िंदगी में पता नहीं कितनी ज़िंदगी है। वो भी चुप हो गई, अच्छा नहीं लगा था उनको, मुझे याद है। फिर सर टिकट दिया गया, इलेक्शन लड़ा, कंपेन हमारी सबसे पहले शुरू हुई थी, सबसे लंबी कंपेन थी और अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने उस सफ़र को जो 2002 में शुरू किया था 2024 में पूरा कर लिया। तो मेरी यही ख्वाहिश थी। तो मैं अभी फिर गया, जब घड़ी खुदा बख्श, मैंने बीवी वादा पूरा कर दिया।